अब जैसे ही ईरान ने मिडल ईस्ट पर अटैक कर दिया, पूरी वेस्टर्न मीडिया ने उसको एक ईवल कंट्री बोल दिया है। Iran's supreme leader is dead, one of the most evil people in history. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of terrible people. पर क्या तुम्हें पता है सबसे शॉकिंग चीज, यही सेम अमेरिका जो आज ईरान को एक रोग कंट्री बोल रहा है, वही अमेरिका एक टाइम पर इसका सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट एलाय था। और यही वो अमेरिका जो अभी ईरान के न्यूक्लियर वेपन को रोक देना चाहता है, इसी ने ही गिफ्ट की थी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वो भी ईरान को। और यही सेम अमेरिका जो अभी ईरान को टोटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है, इसके पूरी एंटायर इकोनॉमी ईरानियन ऑयल्स पे चली हुई है। Iran is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. Until in the 1970s, Iran became America's strongest ally in the Persian Gulf. तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये इतने अच्छे दोस्त है तो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अभी इतनी लड़ाई चल रही है और ये एनिमीज बन गए। ये कहानी शुरू होती है 1950 से, जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में दुनिया की सुपर पावर्स को दो इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज हो गई थी। नंबर 1, जो कंट्री ऑयल को कंट्रोल करेगी वो इस दुनिया को कंट्रोल करेगी, मतलब ऑयल इक्वल्स टू पावर। नंबर 2 आ जाता है, जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है वो अनटचेबल है, इसका मतलब न्यूक्लियर वेपन इज इक्वल्स टू सिक्योरिटी। कंट्रीज लाइक यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, दे ऑल डेवलप्ड देयर न्यूक्लियर वेपन्स। अब यहां पर ना एक ट्विस्ट आ जाता है कि रशिया के पास में खुद के ऑयल भी है और न्यूक्लियर वेपन्स भी है, लेकिन अमेरिका के पास में सिर्फ वेपन्स है, उसके पास खुद का ऑयल नहीं है। तो उस वजह से अमेरिका और ब्रिटिश कंपनी दोनों मिलकर ऑयल ढूंढती है पूरी दुनिया के अंदर, और उन्हें मिलता है कुछ बहुत ही ज्यादा क्रेजी ईरान के अंदर, द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व्ड ऑयल एट दैट टाइम। अमेरिका को ईरान से दो चीजें चाहिए थी। सबसे पहला है ऑयल, जिससे वो अपनी फैक्ट्रीज और अपनी आर्मीज को चला सके, मिलिट्री को। नंबर 2 टेरिटरी। ईरान के जस्ट बगल में है यूएसएसआर। अगर यूएसए ईरान के साथ में अच्छे रिलेशन बिल्ड नहीं करेगा तो यूएसएसआर टेक ओवर कर लेगा, मतलब कंट्रोल में ले लेगा वो। और इस तरीके से ईरान और अमेरिका की दोस्ती बहुत ही स्ट्रांग बन गई थी। जो शाह थे ईरान के, उनको अमेरिका के अंदर बहुत ही ज़्यादा रॉयल ट्रीटमेंट मिलता था, और अमेरिका की मूवीज़ अब ईरानियन सिनेमाज में भी चलने लग गई थी, और जो ईरानियन की सिटीज़ है वो बहुत ही मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक दिखने लग गई थी, बिल्कुल यूएस जैसे। अब देखो डील है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। ईरान इस तरफ से देगा ऑयल और अमेरिका उस तरफ से उसको देगा पैसा, वेपन्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इन 1950s to 60s, Iran became fastest growing economics. GDP grew from 8 to 9%. वहाँ पे स्काई स्क्रेपर्स आ गए, मॉल्स आ गए बड़े बड़े, और जो तेहरान था वो एकदम वेस्टर्न सिटी जैसा लगने लग गया। लेकिन ये सब जो था ना वो एक इल्यूजन था, क्योंकि जो अमीर था बस उसके पास ही पैसा था, बाकी 50% ऑफ ईरानियन के पास तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, ना उनके पास खाना था। जो भुखमरी थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा राइज कर रहा था। अब आता है इसका सबसे ज़्यादा पेनफुल पार्ट। ऑयल का 80% प्रॉफिट वेस्टर्न कंपनीज में जाता था, और इसका जो 20% था वो ईरान में रहता था, वो भी एज ईरानियन गवर्नमेंट के पास जाता था वो भी। अब इससे क्या हो रहा था, जो अमेरिका था वो और ज़्यादा अमीर हो रहा था, जो ईरानियन के एलिट्स है उनके पास और पैसा आ रहा था, बट जो ऑर्डिनरी लोग हैं ईरान के, वो हालत ही खराब है भाई उनकी तो बिल्कुल। अब आता है सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग पॉइंट, जब 1971 के अंदर जो शाह थे वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं सबसे एक्सपेंसिव, टू सेलिब्रेट 2500 ईयर्स ऑफ पर्शिया एम्पायर। जो वर्ल्ड लीडर थे वो प्राइवेट जेट्स के अंदर आए थे, 18,000 किलो का खाना आया था, वो भी पेरिस से। 25,000 विंटेज वाइन आई थी, और उसके साथ साथ जो आइस है उसको ठंडा रखने के लिए वो भी मिलिट्री प्लेन्स में लेकर आए थे। इतना खर्चा। 15,000 से ज़्यादा पेड़ इंपोर्ट किए थे टू डेकोरेट द डेजर्ट। जो टोटल कॉस्ट थी वो थी $100 मिलियन 1971 के अंदर। अगर अपन आज की बात करें तो वो अराउंड है $800 मिलियन। और जो उधर ईरानियंस के नॉर्मल सिटीजन्स थे उनको उस पार्टी के आसपास भटकना भी अलाउड नहीं था, उनको बहुत दूर कर दिया गया था। अब इमेजिन करो एक पुअर फार्मर जिसके पास ना खाना है, ना पानी है, ना ही मेडिसिन है, और वो क्या देख रहा है, जो उसके रूलर्स है वो एक इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जो खाना है वो डस्टबिनों में जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, डेजर्ट में जा रहा है। और उसी एंगर की वजह से आया रिवॉल्यूशन।
और उसको लीड किया था आयातोला रोहाला कोहिमिनी ने। मे बी शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत है, बट हाँ ये नाम है। Revolutionary forces under the leadership of Grand Ayatollah Khomeini forced the Shah of Iran into exile. It was the people all over Iran who chose Khomeini. He removes the Western influencer. He cut ties with America. कोहिमिनी ने वेस्टर्न ऑयल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया और उसी के साथ साथ यूएस जो बैक कर रहा था न्यूक्लियर प्रोग्राम को, उसको भी। अब अमेरिका बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसने $12 बिलियन के एसेट को फ्रोज कर दिया अमेरिका के अंदर, और सद्दाम हुसैन को भी सपोर्ट किया जब उसने इन्वेड किया था ईरान के ऊपर। In September 1980, Iraq invades Iran. Iraqi leader Saddam Hussein is convinced that now is the time to strike. ईरान इराक की वॉर चली थी पूरे 8 साल तक। अब जैसे ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर इन्वेड करा दिया था, अमेरिका उसके खिलाफ हो गया था। अब सद्दाम हुसैन को ही कैप्चर करा के उसको ही एग्जीक्यूट करवा दिया था। आफ्टर 2023 जो यूएस के ट्रूप्स थे वो इराक, अफगानिस्तान और पर्शियन गल्फ के अंदर थे और ईरान को पूरी तरीके से कवर कर रहे थे। तो इराक ने इस वक्त थ्रेटन फील करा क्योंकि वो चारों तरफ से सराउंडेड है। इस वजह से उन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम वापस स्टार्ट करा, ये कहते हुए कि ये हमारे डिफेंस के लिए है। 2015 के अंदर बराक ओबामा ने न्यूक्लियर डील पर साइन कर दिया था और जो सैंक्शन थे वो उठ गए थे। और उसी तरीके से ईरान के अंदर भी जो न्यूक्लियर का ये चीज़ चल रही थी, एक्टिविटीज़, वो भी बहुत कम हो गई थी। बट 2018 के अंदर वापस डोनाल्ड ट्रंप ने आकर और री इम्पोज कर दिए वो सैंक्शंस। और ईरान का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स था कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स वापस डेवलप करना चालू कर दिए। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू टुडेज टेंशन। फ्रॉम वेस्टर्न परस्पेक्टिव ईरान इज डेंजरस बिकॉज दे आर बिल्डिंग देयर न्यूक्लियर वेपन्स, एंड फ्रॉम ईरान्स परस्पेक्टिव दे आर बिल्डिंग अ शील्ड अगेंस्ट द डेकेड्स ऑफ बिट्रेल। तो इससे जियोपॉलिटिक्स की एक चीज़ बहुत सही से प्रूव हो जाती है कि ना तो इधर कोई परमानेंट एनिमी है, ना इधर कोई परमानेंट फ्रेंड है। इधर परमानेंट है तो एक चीज़ है और वो है इंटरेस्ट। अब रियल क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ ख़त्म कैसे होगी, हाथ मिला के या फिर फुल फ्लेज वॉर पे जाके। तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन सही है और कौन गलत है? कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मेरा भी दिमाग थोड़ा और खुले, ठीक है? मैं भी चाहता हूँ कि भाई और पर्सपेक्टिव में मेरे सामने आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है वो चीज़। और चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।